ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिकी 2026 के राष्ट्रीय परिदृश्य का ये दूसरा पार्ट है। इसकी चर्चा अब हम करते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो लंदन स्थित क्वेकरली साइमंड्स के द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर एशिया के विश्वविद्यालयों की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 4 नवंबर 2025 को जारी की जाती है, जिसमें पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी व मध्य एशिया के 25 देशों एवं क्षेत्रों के 1526 यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन इसमें किया गया है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो एशिया की रैंकिंग 2025 में 984 विश्वविद्यालय थे, जिनमें सर्वाधिक 162 के साथ भारत का स्थान था और दूसरे पे चाइना और तीसरे पे जापान है। जबकि 2026 में 1526 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सर्वाधिक स्थान के साथ चाइना पहले पे है और दूसरे पे भारत है। अगर हम क्यूएस 2026 रैंकिंग में शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का पहला स्थान है, जबकि दूसरे पे पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे पे नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का स्थान आता है। एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 में भारत के दो संस्थान आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई का स्थान था, किंतु 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 50 में भारत का कोई संस्थान नहीं है। एशिया रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान हैं, जिनमें आईआईटी दिल्ली 59 प्लेस पे है, आईआईएससी बेंगलोर 64वें स्थान पे है, आईआईटी मद्रास 70वें स्थान पे है, आईआईटी बॉम्बे 71 पे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर ये दोनों ही 77वें स्थान पे है और दिल्ली यूनिवर्सिटी 95वें स्थान पे है। आगे हम देखते हैं तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पहले पे है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है ये दूसरे स्थान पे है और नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। तो ये 20 से 28 नवंबर 2025 को गोवा के पणजी में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। इसकी उद्घाटन फिल्म थी द ब्लू ट्रेल, जिसके निर्देशक गैब्रियल मैस्कारो जो कि ब्राज़ील के हैं, तथा समापन फिल्म ए यूज़फुल घोस्ट है, जो कि थाईलैंड के रथचापुम बोनबच के द्वारा निर्देशित थी। महोत्सव की फोकस कंट्री कौन थी? तो जापान थी और पार्टनर कंट्री स्पेन थी। इसके साथ ही स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी। तो फोकस कंट्री जापान थी, पार्टनर कंट्री स्पेन थी और स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी। महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के जो अध्यक्ष थे वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी थे। आगे देखते हैं, इन जो महोत्सव था इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, जिसके निर्देशक हैं वियतनाम के एशले मेफेयर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार संतोष दवाखर को दिया गया उनकी मराठी फिल्म गोंधाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर पुरस्कार ओबिमर रियोस को उनकी फिल्म अ पोएट के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर पुरस्कार ज़ारा सोफिजा ओस्टान को उनकी स्लोवाकिया की फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए दिया गया। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार अकिनोला ट्रेविस जूनियर को उनकी फिल्म माय फादर्स शैडो के लिए दिया गया है। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर के रूप में करण सिंह त्यागी को उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए दिया गया है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ईरानी फिल्म निर्देशक हैसम फारामंड को उनकी फिल्म माय डॉटर्स हेयर के लिए तथा एस्टोनिया के टोनिस पिल को फिल्म फ्रैंक के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक ये नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को दिया गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 50 वर्ष पूरा करने के विशेष सम्मान के रूप में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये रजनीकांत को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार बंदिश बैंडिश सीजन 2 को दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की जनगणना 2027 कराने की अभी योजना को मंजूरी मिल गई है। तो केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को इसको मंजूरी दी, जिसमें 11,718.24 करोड़ की लागत आएगी।
ये भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं होगी, जो पहली बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना ये अप्रैल से सितंबर 2026 तक, और वहीं जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में कराई जाएगी। जबकि बर्फबारी वाले जो क्षेत्र हैं, इसका कार्य सितंबर 2026 में के पहले ही ये हो जाएगा। इस अभियान में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी शामिल होंगे और गणना जो होगी वो मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 और नियम 1990 इसके कानूनी आधार रहेंगे। ये डिजिटल जनगणना में मोबाइल CMMS पोर्टल पर चलेगी। इसमें वेब मैप एप्लीकेशन, स्वगणना की सुविधा होगी और इससे मजबूत साइबर सुरक्षा शामिल होगी। अप्रैल 2025 के निर्णय के अनुसार इसमें जाति गणना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। यह प्रक्रिया लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित करेगी और देश की डिजिटल क्षमता को मजबूती प्रदान कराएगी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा जो अभी हाल ही में हुए हैं, इसमें नीतीश 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो बिहार की 18वीं विधानसभा के लिए नवंबर 2025 में 2 चरणों में ये संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की एक आंधी आई और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अब पुनः गद्दी पर आसीन होंगे। 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों पर ये विजय हुए। इनमें सर्वाधिक 89 सीटें जो हैं वो भाजपा जीती है, जो कि पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा की यह सीटें 2020 के चुनाव में 15 अधिक हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड दूसरे स्थान पर रहा 85 सीटों के साथ, जो कि 2020 में 42 सीट अधिक है। यानी पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें जनता दल यूनाइटेड की सीटें 42 अधिक आई हैं। NDA की ही घटक चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को केवल एक सीट जहां पिछले चुनाव में मिली थी, वहां इस बार उसे 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। दूसरी ओर जो राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन था, जिसे 110 सीटें इस चुनाव से पूर्व 2020 में प्राप्त हुई थी, वहीं अब ये 35 सीटों पर सिमट गया है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं तो AIMIM ने 5 सीटों पर, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने 192 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इनको एक ही सीट पर विजय प्राप्त हुई है। आम आदमी पार्टी ने 99 पे और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 238 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इनका खाता नहीं खुल पाया। निवर्तमान सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 विजय रहे और सबसे कम 27 वोटों से विजय जनता दल यूनाइटेड के राधा चरण साहू ने संदेश सीट से प्राप्त किए हैं और सर्वाधिक 73,572 मतों से जीत जनता दल यूनाइटेड के ही कलाधर मंडल ने रुपौली निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त किए हैं। इस बार के चुनाव में 29 महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं। इनमें सर्वाधिक 10 भाजपा की व 10 जनता दल यूनाइटेड से जीत कर के आई हैं। अगला ये है कि 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने नीतीश कुमार को 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं उप मुख्यमंत्री रहे भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को पुनः उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो 2 उप मुख्यमंत्रियों के सहित 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 7,45,26,858 रही और मतदाता का प्रतिशत जो रहा वो 67.13 रहा। तो इस प्रकार विधानसभा की अगर हम सीटें देखें तो BJP ने 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड ने 85, RJD ने 25 सीटें प्राप्त की हैं। अगला है बिहार की नई पहल है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। तो भारत दर्शन योजना कहाँ की है? तो ये बिहार की है। शिक्षा क्षेत्र में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इसमें लाभार्थी सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्र होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना तथा
कक्षा से बाहर अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जिसे बाद में राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, इसकी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में वर्ष भर का स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में मनाया जाएगा। तो याद रखना है कि 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक ये मनाया जाएगा। 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट व 150 अंकित मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इसी अवसर पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 के एक अंश के रूप में इसे साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में यह प्रदर्शित किया गया। इस गीत को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया। इसके पहले दो पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट, भारत 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुआ है। तो भारत 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया। 85 सदस्य देशों वाला यह बोर्ड यूनेस्को की नीतियों, बजट और कार्यक्रम को दिशा देता है। आगे है कि भारत ने पहले भी यूनेस्को के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में योगदान दिया है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थापना, मिलेट वर्ष 2023 को आगे बढ़ाना, रामप्पा मंदिर और दुर्गा पूजा, कुंभ मेला जैसे स्थलों और पर्वों को विश्व मान्यता दिलाना आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट, देश के पहले सरकारी मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। भारत के सहकारी चीनी मिलों के इतिहास में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट व पोटाश ग्रेन्यूल निर्माण की इकाई की शुरुआत ये पहली बार हुई है। यहाँ प्रतिदिन 12 टन सीबीजी का उत्पादन होगा और गुड़ से 75 टन पोटाश का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग। तो इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में 30 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया और इस स्टेशन का नाम रेडियो दिरांग रखा गया है। यह पहल 4 कॉर्प्स के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है चीन सीमा से सटे क्षेत्रों तक बेहतर संचार उपलब्ध कराना तथा स्थानीय लोगों व सेना के बीच विश्वास बढ़ाना है। यह पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विकास और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम है। इस स्टेशन को 88.4 FM पर सुना जा सकता है। अगला, भारत 2025 से 28 की अवधि के लिए सीए और पीओसी के लिए चुना गया है। 19 सितंबर 2025 को दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीए और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत 2025 से 28 की अवधि के लिए सीए यानी 41 सदस्यीय जो है और पीओसी जो कि 48 सदस्यीय है, इन दोनों के लिए चुना गया है। यह चुनाव एशिया पैसिफिक ग्रुप कोटा के अंतर्गत आता है। भारत 192 देशों की सदस्यता वाले यूपीयू के लिए भारत 1876 से ही इसका सदस्य है। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु पुनः निर्वाचित हुआ। तो भारत 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए यूएनएचआरसी का सदस्य अक्टूबर 2025 में निर्वाचित हुआ। 47 सदस्यीय यह परिषद में भारत 6 कार्यकालों जो कि 2006 से 7, 2008 से 10, फिर गैप है, फिर 2012 से 14, फिर 2015 से 17, फिर गैप आया है, फिर 2019 से 21 तथा 2022 से 24 तक
सदस्य पहले रह चुका है। इस बार भारत 7वीं बार 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है। भारत का यह नया कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक इसका सदस्य भारत रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर महासभा के द्वारा मार्च 2006 में की गई तथा इस 47 सदस्यीय निकाय में कोई देश लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। इसी के तहत भारत 3 वर्षों यानी 2011, 2018 और 2025 इनको छोड़कर लगातार ही इस परिषद में बना हुआ है। तो ये आ सकता है कि भारत कब नहीं चुना गया, तो 2011, 2018 और 2025 इसमें नहीं चुना गया है। परिषद की 47 सीटों में से 13 सीटें अफ्रीका क्षेत्र से, 13 एशिया पैसिफिक से, 8 लैटिन अमेरिका व कैरेबियन एरिया से, 6 सीटें पूर्वी यूरोप क्षेत्र से और 7 सीटें पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से भी भरी जाती हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 4 सीटें हैं और इस चुनाव के जरिए भरी जाने वाली थीं। इस भारत के साथ ही 4 अन्य देश जिनमें इराक, पाकिस्तान और वियतनाम हैं शामिल। इसी के साथ अफ्रीका क्षेत्र में अंगोला व मॉरिशस को जोड़ा गया है। पूर्वी यूरोप क्षेत्र से एस्टोनिया व स्लोवेनिया को जोड़ा गया है। लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र से चिली व इक्वाडोर को तथा पश्चिम यूरोप व अन्य देशों के वर्ग से मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, यूके व इटली शामिल हैं। ब्रिटेन के पीएम की भारत यात्रा हुई है। तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के द्वारा 8 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच में भारत यात्रा की गई। वहीं पीएम मोदी ने जुलाई 2025 में ब्रिटेन की यात्रा की थी। तो उस समय दोनों देशों के बीच सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे तथा भारत ब्रिटेन विजन 2035 तथा एक इंडस्ट्रियल रोडमैप अपनाने की बात की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत व ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश व प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करना है। 8 अक्टूबर को पहले पड़ाव पर कीर स्टारमर मुंबई पहुंचे, जहां अंधेरी में यशराज फिल्म स्टूडियो का उन्होंने दौरा किया और घोषणा की कि वाईआरएफ की फिल्में जो हैं वो यूके में विभिन्न स्थानों पर शूट की जाएंगी और इस सिलसिले में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ समझौता हुआ। तो वहीं 9 अक्टूबर को मुंबई स्थित राजभवन में उनका स्वागत किया गया। आगे देखते हैं, दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 56 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने की बात की गई है। आगे इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के मामले में हुई प्रगति पर दोनों ने स्वागत किया। आगे ये है कि सीटा को मजबूती प्रदान करते हुए ब्रिटेन से 350 मिलियन डॉलर की बहुउद्देशीय मिसाइलें खरीदने के लिए भी एक समझौता भारत में संपन्न हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में हुए दर्जनभर समझौते में से एक के तहत भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल वायुसेना को भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं खुरेलसुख उखना, जो 13 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच भारत की राजकीय यात्रा करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये कि सदियों से दोनों ही देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जा सकता है। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है कि मंगोलियाई नागरिकों को निःशुल्क ई वीज़ा प्रदान करने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने की है। दोनों देशों के बौद्धिक व धार्मिक संबंधों को गहरा करने के लिए भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व मोदगलायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजने की घोषणा भी की गई है। वहीं राजनयिक संबंधों के 70 वर्षगांठ पर संयुक्त डाक टिकट को भी प्रदान करने की बात की गई है। नेक्स्ट, व्यापारिक संबंधों के विस्तार के लिए भारत मंगोलिया से कोयला आयात करने पर विचार कर रहा है। मंगोलिया में तेल गैस अन्वेषण में भागीदारी के लिए भी भारतीय तेल कंपनियों को मंगोलिया ने आमंत्रित किया है। भारत द्वारा वित्त पोषित 1.7 अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट पर आधारित मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी 2028 तक प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह भारत की विश्व में सबसे बड़ी डेवलपमेंट पार्टनरशिप परियोजना बताई गई है। इसी के साथ 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट,
भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताई गई। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की अक्टूबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स जो है अब अमेरिका और रशिया के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। ताकत के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने चीनी वायुसेना को पछाड़ दिया। एजेंसी के अनुसार चीन के पास भारत से अधिक लड़ाकू विमान हैं, किंतु इंडियन एयरफोर्स की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया व सटीक हमलों में है। इसी के साथ अमेरिका, रशिया, भारत व चीन की वायुसेना के पश्चात अब जापान, इजराइल, फ्रांस व यूके की वायुसेना आती है और वहीं पाकिस्तानी वायुसेना ओवरऑल रैंकिंग में 18वें स्थान पर है। आकलन जो होता है वो अपने ट्रू वेल रेटिंग के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इस रैंकिंग के आकलन में केवल लड़ाकू विमानों की संख्या ही नहीं, इनकी लड़ाकू एवं रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग व तकनीकी आधुनिकता की भी भूमिका होती है। वायुसेनाओं के लिए WDMMA के 2025 के आकलन में अमेरिकी वायुसेना की ट्रू वेल रेटिंग 242.9 बताई गई, वहीं रशिया की 114.2, वहीं भारत की 69.4 है। चाइना के लिए 63.8 बताई गई है। WDMMA की सेनाओं के सभी रूपों की ताकत के आधार पर ओवरऑल रैंकिंग अगर दी जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना प्रथम स्थान पर है, US नेवी सेकंड रैंक, थर्ड पे आएगा रशियन वायुसेना, US आर्मी फोर्थ रैंक पे है, US मरीन फिफ्थ रैंक और भारतीय वायुसेना छठवीं रैंक पे आती है। अगला, मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर 2025 को भारत आए। इस द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम वाराणसी के लिए ही निर्धारित था और साझेदारी रणनीतिक साझेदारी से नई ऊंचाइयों तक ले जाने का इसमें संकल्प लिया गया है। मॉरिशस के लिए $680 मिलियन से अधिक के निवेश के आर्थिक पैकेज की सहमति PM ने की है। इसमें $215 मिलियन से 4 परियोजनाओं के विकास अनुदान के आधार पर किया जाएगा। इनमें सर शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पशु चिकित्सा विद्यालय व पशु अस्पताल का निर्माण तथा हेलीकॉप्टरों का प्रावधान शामिल है। इसी तरह 4 अन्य परियोजनाओं जिनकी लागत $440 मिलियन है, इसे ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इनमें रिंग रोड व मोटरवे का निर्माण तथा बंदरगाह व हवाई अड्डे के कुछ कार्यों को पूरा करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में मॉरिशस के लिए $25 मिलियन की बजटीय सहायता की घोषणा भी PM ने की है। दोनों देशों के साझा भविष्य में निवेश बताते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगा। ब्रिटेन के साथ चागोस द्वीप समूह समझौते के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत बताया। इसी के साथ 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें मॉरिशस के EEZ की सुरक्षा व समुद्री सुरक्षा के लिए जल विज्ञान क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और मॉरिशस समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देश संयुक्त सर्वेक्षण, नेविगेशन, चार्ट व जल सर्वेक्षण पर मिलकर काम करेंगे। आगे, IIT मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने भी मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग के लिए समझौता किया। वहीं मॉरिशस में 17.5 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में समझौता हुआ NTPC लिमिटेड की टीम ने किया है। नेक्स्ट, 2025 में भारत के शीर्ष 10 परोपकारी। तो ये एडलगेव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार शीर्ष 191 परोपकारियों ने 2024-25 में कुल 10,380 करोड़ का दान दिया, जो पिछले 3 वर्षों में 85% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें अग्रणी हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक शिव नादर, जिसके बाद मुकेश अंबानी आते हैं और तीसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी। शिव नादर परिवार लगातार 4 बार से शीर्ष पे है, जिसने 2700 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। मुकेश अंबानी और परिवार ने 629 करोड़ दिए हैं। वहीं रोहिणी नीलेकणी जो कि 8वें स्थान पर हैं, ये भारत की सबसे उदार महिला के रूप में आई हैं। शीर्ष 25 दानदाताओं ने पिछले 3 वर्षों में कुल 50,000 करोड़ का योगदान दिया है।
यानी औसतन प्रतिदिन 46 करोड़ का। युवा उद्यमी निखिल और नितिन कामत ने भी 147 करोड़ का दान दिया है। मुख्य दान क्षेत्र जो है वो शिक्षा, सामाजिक विकास, नवाचार और प्रणालीगत परिवर्तन से है। शीर्ष 191 परोपकारियों का दान 3 वर्षों में 85% बढ़ा है। इसी के साथ पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे शिव नादर एवं परिवार है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी एवं परिवार है और तीसरे स्थान पे बजाज परिवार है और 8वें स्थान पे महिलाओं में प्रथम में रोहिणी नीलेकणी है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। मदुरै भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट, जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नवंबर 2025 में जारी किया गया, इसमें भारत के शहरी स्वच्छता प्रयासों में गहरी असमानता को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलोर का स्थान आता है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित किया जाता है। इसके मूल्यांकन के क्या मानक हैं? तो ये है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य स्तर, नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं। ये मानक हैं इसके। ये सर्वेक्षण 4000 से अधिक शहरी निकायों को कवर करता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग देता है। तो भारत के सबसे गंदे 10 शहरों में पहले पे मदुरै है, दूसरे पे लुधियाना, तीसरे पे चेन्नई, चौथे पे रांची, पाँचवें पे बंगलुरु, छठवें पे धनबाद, सातवें में फरीदाबाद, आठवें पे ग्रेटर मुंबई, नौवें में श्रीनगर और 10वें स्थान पे दिल्ली है। मुख्य बातें क्या हैं? तो बड़े महानगर पिछड़े हैं इसमें, जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, जो कि आर्थिक रूप से सशक्त हैं लेकिन इनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। तेज शहरीकरण, अपशिष्ट पृथक्करण की कमी, नागरिक अनुशासन की गिरावट इन शहरों के कम अंक का मुख्य कारण रहा है। वहीं छोटे शहरों की सफलता भी मिली है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर जो हैं वो लगातार शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि यहाँ प्रभावी नागरिक भागीदारी है और नगर पालिका प्रबंधन धन से अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि बेंगलोर की गिरावट। बेंगलोर की गिरावट क्यों हुई? गार्डन सिटी कहलाने वाला बेंगलोर अब अनियंत्रित कचरा निपटान, भरे लैंडफिल और जाम नलियों से जूझ रहा है। जहाँ तक चेन्नई और दिल्ली की चुनौतियों की बात है तो दोनों शहरों में ठोस कचरा पृथक्करण की कमी है, जल भराव की समस्या है और कमज़ोर स्वच्छता तंत्र, दीर्घकालिक शहरी नियोजन की कमजोरी रही है यहाँ पे। पर्यावरणीय संकट भी एक कारण है। ये सब आप टॉपिक मुख्य परीक्षा में डाल सकते हैं। सर्वेक्षण में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को फिर से सुपर स्वच्छ लीग में स्थान मिला है। इनका मॉडल निम्न सिद्धांतों पर है कि घर घर कचरा का संग्रहण करना है, पुनर्चक्रण करना है और नागरिक जागरूकता और सहभागिता का रोल प्ले करना है। शहरों की खराब रैंकिंग के मुख्य कारणों में अनियोजित शहरी विकास, नागरिक जागरूकता का अभाव, अपशिष्ट पृथक्करण की कमी, कमज़ोर प्रवर्तन, भरे हुए डंपिंग यार्ड और अनुचित गंदा पानी आदि शामिल है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी निम्न रैंक वाले शहरों को निर्देश दिए हैं कि स्रोत पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा दें। आगे देखते हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्मार्ट तकनीक और डेटा आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को जोड़ा जा रहा है ताकि कचरा निपटान और निगरानी अधिक कुशल और पारदर्शी बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस सूचकांक में उन शहरों को सम्मानित किया गया जो वायु गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मध्य प्रदेश का इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर बनकर उभरे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें घोषित किया गया है। याद रखिएगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 75 करोड़ पौधे लगाना है। और अगले वर्ष से शहरों में स्थित वार्ड को भी वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों के मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा और इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।
पुरस्कार हेतु शहरों की उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद जबलपुर और उसके बाद आगरा, यानी पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है और तीसरे स्थान पर आगरा, और गुजरात का सूरत ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में अमरावती पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र वाला अमरावती। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से है और तीसरे स्थान पर राजस्थान का अलवर है। 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में मध्य प्रदेश का देवास शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल का परवाणु दूसरे स्थान पर और ओडिशा का अम्दुल तीसरे स्थान पर है। पर्यावरण मंत्री ने रामसर संधि के तहत वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इंदौर और उदयपुर को भी पुरस्कृत किया है। रामसर स्थलों की संख्या 2014 से 2025 तक बढ़ करके 96 से 97 के लगभग हो गई है। और मंत्री जी ने कहा कि अगर जंगल फेफड़े हैं तो झीलें गुर्दे का काम करती हैं। ये पॉइंट आप मुख्य परीक्षा में डाल सकते हैं। अब देखते हैं एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से गिर करके अब 25 हो गई है। तो भारत में आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भारी गिरावट आई है और ये 2023 में 25 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2025 में जारी एसआरएस 2023 के अनुसार देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच हुई है। 2013 में जहां प्रति नवजात 40 बच्चों की मृत्यु होती थी वो अब घट करके 25 हो गई है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो 37.5% की गिरावट हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1971 के 129 से 80% की अत्यधिक गिरावट हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आईएमआर का अभी भी उच्चतम स्तर 37 जो है वो बना हुआ है। वहीं सबसे कम स्तर मणिपुर में है जो कि 3 का है। केरल 21 बड़े राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एकल अंक में आईएमआर 5 दर्ज किया है। यह मणिपुर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आईएमआर दर 44 से घटकर 28 पे आ गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 27 से घटकर 18 की हो गई है, जो कि क्रमशः 36% और 33% की गिरावट दर्शाता है। आईएमआर का क्या मतलब होता है? आईएमआर का मतलब होता है कि ये 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। बीते दशक में जन्म दर में करीब 14% की गिरावट आई है, जो कि 2013 में 21.4% से गिर करके 2023 में 18.4% पर आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 22.9 से करीब 11% घटकर 20.3 रह गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 17.3 से घट करके 14.9 हो गई है। यह भी करीब 14% की गिरावट दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में भारी गिरावट आई है, जो 1971 में 36.9% से गिर करके 2023 में 18.4% हो गई है। बिहार में 2023 में सबसे ज़्यादा जन्म दर थी, वहाँ पे 25.8 दर्ज की गई है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10.1 के साथ सबसे कम स्तर पर है। ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। 0 से 14 आयु वर्ग में की हिस्सेदारी और प्रजनन दर में भी गिरावट आई है। रिपोर्ट कहती है कि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। 0 से 14 आयु वर्ग का हिस्सा 1971 से 1981 के दौरान कुल जनसंख्या में 41.2% से घट करके 38.1% और 1991 से 2003 के दौरान 36.3% से घट करके 24.2% पर आ गया है। एसआरएस डाटा कहता है कि कुल प्रजनन दर 1971 में 5.2 से घट करके 2023 में 1.9 आ गया है। यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2023 में 1.9 है और ये सवाल आ चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय समूह जो कि 15 से 59 वर्ष का होता है, इसकी आबादी बिहार में सबसे कम है
60.1% है। इस वर्ग की जनसंख्या राजस्थान में 63.4, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश दोनों में 63.9 है। शहरी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण इस आयु वर्ग को आकर्षित करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 68.8% है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी 64.6% के साथ कम बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में कामकाजी आयु वर्ग में ग्रामीण महिलाओं का अनुपात देश में सर्वाधिक है, जो कुल जनसंख्या का 70.1% है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शहरी क्षेत्रों में असम 72.4% के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यानी ग्रामीण महिलाओं में जम्मू कश्मीर और शहरी क्षेत्रों में असम। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 0 से 14 आयु वर्ग में पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में अधिक है, सिवाय दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के, जहां महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2025। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग की घोषणा 4 सितंबर 2025 को किया गया और ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 10वीं बार IIT मद्रास टॉप पर बना हुआ है, जबकि IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में 7,692 संस्थाओं को उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया है। तो इस बार 17 श्रेणियाँ हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओवरऑल संस्थान को देखें तो टॉप पे IIT मद्रास है, सेकंड पे IISc बेंगलोर है, थर्ड पे IIT मुंबई है। इसी प्रकार श्रेणीवार अगर हम शीर्ष स्थान पर देखें तो इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है, इनोवेशन में IIT मद्रास है, अनुसंधान संस्थान में IISc बेंगलुरु है, चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली है, कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु है, कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली है, आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग में IIT रुड़की, कॉलेज में हिंदू कॉलेज, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में जादवपुर यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और सतत विकास लक्ष्य, ये एक नई श्रेणी आई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें IIT मद्रास है। NIRF का क्या मतलब होता है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन देता है। इसके 5 पैरामीटर हैं, जिसमें रैंकिंग के पैरामीटर क्या हैं? शिक्षण और सीखना को वेटेज दिया गया है 30% का, शोध और पेशेवर अभ्यास को 30% का वेटेज है, स्नातक परिणाम को 20% का वेटेज है, आउटरीच और समावेशन को 10% का वेटेज, धारणा को 10% का वेटेज दिया गया है। रिपोर्ट को जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और वन नेशन वन डाटा नीति की घोषणा की और उद्यमिता को नया रैंकिंग पैरामीटर बनाने का सुझाव भी दिया। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च की गई है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को जारी किया गया देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम प्रदान किया गया और उसे लॉन्च किया गया। भारत ने 2021 में इंडिया सेमिकॉन मिशन शुरू किया गया था। क्यों किया था? कि विदेशी माइक्रो प्रोसेसरों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सके। सिर्फ 3.5 वर्षों में भारत उपभोक्ता से उत्पादक बन गया और विक्रम 3201 का अनावरण किया गया। PM मोदी ने चिप्स को डिजिटल डायमंड्स के रूप में बताया और कहा कि यह भारत की उभरती सेमीकंडक्टर शक्ति का प्रतीक है। यह माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, इसको इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली के द्वारा विकसित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किसने इसे विकसित किया है। तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, VSSC ने और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली ने किया है। इस प्रोसेसर की पैकेजिंग 180 nm CMOS सुविधा में हुआ है। विक्रम 3201 प्रोसेसर पुराने विक्रम 1601 16 बिट प्रोसेसर जो कि 2009 से उपयोग में था,
इसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये बेहतर डाटा प्रोसेसिंग क्षमता करता है, फ्लोटिंग पॉइंट गणना से सटीक नेविगेशन और गाइडेंस तथा एडा प्रोग्रामिंग भाषा का समर्थन करता है। इसे मुख्यतः अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसमें इसरो द्वारा विकसित टूल चेन कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर और सिमुलेटर लगे हुए हैं। यह माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से +125 डिग्री सेंटीग्रेड तक चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी कार्यशील रह सकता है। इस चिप का PSLV C60 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सत्यापन भी किया गया था। नेक्स्ट, NSS ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया। तो व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे जो कि एजुकेशन पर है 2025 में किया गया है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय MOSPI के द्वारा NSS के 80वें दौर के भाग के रूप में आयोजित किया गया, जिसकी रिपोर्ट 26 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसमें मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है। इसमें अगला क्या है, CMSE के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में कुल छात्र नामांकन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 55.9% है, जो कि शिक्षा प्रदान करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कुल छात्र नामांकन में इनकी हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों में 30.1% है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 66% है, जो कि अधिक है। देश भर में निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वालों का 31.9% हिस्सा है। व्यय को देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत व्यय जो है वो 8,382 है और शहरी क्षेत्र में यह 23,470 रहा है। इसमें सभी स्तर और सभी प्रकार के स्कूल शामिल हैं। प्रति छात्र औसत व्यय वर्तमान शैक्षिक वर्ष में सरकारी स्कूलों में 2,863 रुपये है, वहीं निजी क्षेत्र के स्कूलों में यह 25,002 रुपये था। निजी कोचिंग वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान लगभग 1/3 छात्र यानी 27% निजी कोचिंग ले रहे थे या ले चुके थे। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 30.7% में अधिक सामान्य है। शिक्षा के लिए वित्त पोषण लगभग 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च परिवार व अन्य सदस्य उठाते हैं। केवल 1.2% छात्रों की पढ़ाई हेतु व्यय का प्रारंभिक स्रोत सरकारी छात्रवृत्ति थी। नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25। अगस्त 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी UDISE प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि 2018-19 में UDISE प्लस की स्थापना के बाद से किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार शिक्षकों की कुल संख्या 2024-25 में 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। UDISE प्लस 2024-25 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? तो छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR का अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में की तुलना में 2024-25 में सभी शैक्षणिक स्तरों में PTR में सुधार हुआ है, अर्थात 15 से 10 आधारभूत स्तर पर, 18 से 13 प्रारंभिक स्तर पर, 26 से 17 मध्य के स्तर पर और 31 से 21 माध्यमिक स्तर पर अनुपात हो गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसित अनुपात 1:30 की तुलना में काफ़ी बेहतर है। स्कूल नामांकन रिपोर्ट कहती है कि कुल स्कूल नामांकन संख्या कक्षा 1 से कक्षा 12 तक 11 लाख छात्रों की कमी हुई है, जो कि 24.8 करोड़ जो कि 2023-24 में थे उनसे घटकर 24.69 करोड़ जो कि 2024-25 में है, जो कि 2018-19 के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। स्कूल छोड़ने की दर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 3 शैक्षणिक स्तरों प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक में स्कूल छोड़ने की दर में पिछले 2 शैक्षणिक वर्षों
2023-24 और 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो कि प्रारंभिक स्तर में 3.7 से घटकर 2.3%, मध्य के स्तर पे 5.2% से घटकर 3.5% और माध्यमिक स्तर पर 10.9% से घटकर 8.2% हो गया है। बेहतर GIR रिपोर्ट कहती है कि मध्य और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 89.5% से बढ़कर 90.3% और माध्यमिक के स्तर पर 66.5% से बढ़कर 68.5% हो गया है। बेहतर संक्रमण दर रिपोर्ट कहती है कि सभी शिक्षा स्तरों पर संक्रमण दर बढ़ गई है, यानी 2023-24 में 98.1% से 2024-25 में 98.6% हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व 2023-24 में 53.3% था, जो 2024-25 में 54.2% हो गया है। इसी तरह लड़कियों का नामांकन 2023-24 के 48.1% से बढ़कर 2024-25 में 48.3% हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं विजया रहटकर हैं। इनके द्वारा महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट नारी के अनुसार भारत का सुरक्षा स्कोर 65% है, जो महिला की सुरक्षा संबंधी धारणा कानून स्थानों पर उनके अनुभव को दर्शाता है। शहरों को इस मानक पर काफ़ी ऊपर नीचे या काफ़ी नीचे प्रदर्शन करने वाले रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रिपोर्ट 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसका प्रकाशन नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। इसे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ एंड एकेडमिशियंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नारी 2025 रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोहिमा है, नागालैंड का। फिर विशाखापट्टनम का स्थान है, तीसरे स्थान पर भुवनेश्वर, फिर आइजोल, गैंगटॉक और ईटानगर का स्थान है। नारी 2025 सूचकांक में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर, कोलकाता इनको महिलाओं सुरक्षा के लिए सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। महिला सुरक्षा के मामले में कोहिमा और मुंबई जैसे उच्च रैंकिंग वाले शहरों को मजबूत लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, अधिक प्रभावी पुलिसिंग और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा गया था। पटना और जयपुर जैसे निचले स्थान वाले शहरों को कमजोर संस्थागत प्रतिक्रियाओं, पितृसत्तात्मक मानदंडों और शहरी बुनियादी ढांचे में अंतराल से जूझना पड़ रहा है। ये इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद में शुरू। अगस्त 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गुजरात के CM ने गुजरात के साणंद में CG पावर के द्वारा विकसित भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट OSAT पायलट लाइन का उद्घाटन किया था। साणंद स्थित CG सेमी सुविधा भारत के पहले पूर्ण पैमाने वाले OSAT संयंत्रों में से एक है, जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं का समर्थन करता है। गुजरात के साणंद में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं G1 और G2 को विकसित करने के लिए 5 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बात की गई है। G1 सुविधा में, जिसकी अधिकतम क्षमता 0.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की है, इसमें सेवाओं में चिप असेंबली, पैकेजिंग, परीक्षण और उन्नत प्रयोगशाला सत्यापन शामिल है। ISO 9001 और IATF 16949 प्रमाण पत्रों के अनुसरण में G1 का लक्ष्य 2026 तक वाणिज्यिक उत्पादन करना है। वहीं G2 सुविधा निर्माणाधीन है, जो 2026 के अंत तक क्षमता बढ़ाकर 14.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025। तो 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का 6ठा संस्करण जारी किया। यह सूचकांक BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन यानी AEEE के साथ मिलकर तैयार किया गया है। SEEI के लिए 36 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन किया गया है। यह संस्करण 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानी भवन, उद्योग,
नगर पालिका सेवाओं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स और क्रॉस सेक्टर कार्यक्रमों को कवर करने वाले कुल 66 संकेतकों के पर आधारित है। राज्यों को फ्रंट रनर या अग्रणी कुल मूल्यांकन स्कोर का 60% से अधिक, अचीवर्स या सफल के लिए 50 से 60%, दावेदार के लिए 30 से 50% और आकांक्षी के लिए 30% से कम, माफ़ कीजिएगा 30% से अधिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आगे उनके कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग TFEC के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1 में महाराष्ट्र है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है और समूह 4 में त्रिपुरा है। SEEI 2023 की तुलना में 2024 में अग्रणी राज्यों की संख्या 7 से घटकर अब 5 हो गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति यथावत है। 2 राज्य असम और केरल ये सफल अचीवर श्रेणी में हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा गया है। ये 2 स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सूचकांक के अनुसार 24 राज्यों ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 को अधिसूचित किया है। 31 राज्यों ने विद्युत गतिशीलता नीतियों को स्वीकार किया है और 13 राज्यों ने सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों को बढ़ावा दिया है। केरल ने ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि यानी 72% दर्ज की है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट 2025 जारी की। तो ये आ सकता है कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने इकोसॉक यानी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी VNR रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की गई। VNR एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके माध्यम से देश SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन और प्रस्तुतिकरण करते हैं। भारत की 2025 की रिपोर्ट इसकी तीसरी VNR रिपोर्ट है, जो 2017 और 2020 में प्रस्तुत की गई पिछली रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। यानी 2017 में रिपोर्ट आई, फिर 2020 में आई और अब 2025 में आ रही है। तो SDG को लागू करने पर भारत का दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण है, जो कि सरकार के सभी स्तरों पर SDGs को अपनाया गया है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसका उदाहरण SDG इंडिया इंडेक्स है। नेक्स्ट है कि SDG स्थानीयकरण मॉडल, जो कि SDG फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए जिलों, ब्लॉक्स और गांवों को शामिल करता है। ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नवाचार का लाभ उठाना, आधार, UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके आवश्यक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। आगे देखते हैं SDG की दिशा में भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। तो SDG 1, जिसका मतलब है गरीबी का अंत, तो भारत ने चरम गरीबी का स्तर 2011-12 के 16.2% से घटा करके 2022-23 में 2.3% पर आ गया है। इससे 171 मिलियन लोगों जो हैं वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। SDG 2 का लक्ष्य है शून्य भुखमरी। खाद्यान्न उत्पादन 2004-5 के 204.6 मिलियन टन से बढ़ करके 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया है। SDG 5, लैंगिक समानता, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के पास 45% से अधिक निर्वाचित सीटें हैं। 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में बाल विवाह की दर 2005-06 के लगभग 47% से आधे से अधिक घटकर 2019-21 में 23.3% पर आ गई है। SDG 6 यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति को 2019 के 17% से बढ़ा करके 80% कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। SDG 7 यानी किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, तो भारत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी अब 47.37% तक पहुंचा चुका है। SDG 9, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, इसमें भारत 2024 में 39वें स्थान पर था। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च हुआ। 27 अगस्त 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
नई दिल्ली में बायो E3 नीति के 1 वर्ष को चिन्हित करते हुए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायो E3 चुनौती लॉन्च किया। बायो फाउंड्री जो नेटवर्क बायो E3 नीति के तहत यह एक रणनीतिक पहल है जिसमें 6 संस्थान शामिल हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक नज़र। अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ICGEB, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, राष्ट्रीय कृषि खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र और टाटा मेमोरियल सेंटर के कैंसर में उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र। बायो E3 चैलेंज एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका विषय सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीज़ों का डिज़ाइन। इस चैलेंज में कक्षा 6 से 12 के स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, स्टार्टअप्स और भारतीय नागरिकों से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में जैव अर्थव्यवस्था के 2030 तक $300 अरब तक पहुंचने की संभावना है, जो 2024 के $165.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय खेल प्रशासक अधिनियम 2025। तो राष्ट्रपति के द्वारा 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। यह विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ। इसके प्रावधान क्या हैं? मुख्य प्रावधान देखते हैं। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा, जो राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देगा, उन्हें निलंबित करेगा और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग करेगा। नेक्स्ट है, सभी खेल महासंघों को जो केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, उनको सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है, चूँकि BCCI खेल मंत्रालय से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है, इसलिए RTI के दायरे में नहीं आएगा। राष्ट्रीय खेल महासंघों की कार्यकारी समितियों में कम से कम 2 खिलाड़ियों और 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, इस कानून में राष्ट्रीय खेल महासंघों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव लड़ने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, शीर्ष 3 पदों के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए पहले मूल रूप से कार्यकारी समितियों में 2 कार्यकाल अनिवार्य थे। सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इसमें संशोधन कर इसे न्यूनतम 1 कार्यकाल तक सीमित कर दिया गया है। यह कानून प्रशासकों के लिए आयु सीमा के मुद्दे पर कुछ रियायतें देता है, जिसमें 70 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है, बशर्ते संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियम और उपनियम इसकी अनुमति दें। यह राष्ट्रीय खेल संहिता से अलग है, जिसमें आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला पॉइंट है, अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान भी किया गया है। यह ट्रिब्यूनल चयन और चुनाव में से जुड़े जो विवाद हैं उन्हें सुलझाएगा। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी। इसके निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल, जिसमें सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। सभी खेल महासंघों और एथलीट समितियों के लिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा ये। नेक्स्ट है, वित्तीय पारदर्शिता के लिए सभी मान्यता प्राप्त खेल महासंघों को वार्षिक ऑडिट की जानकारी देनी होगी, वरना इनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। कानून के तहत महिलाओं और नाबालिगों के लिए उत्पीड़न मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित खेल नीति और स्वतंत्र समितियों का गठन होगा। यह अधिनियम भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए खेल प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा। नए कानून के अनुसार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति संबंधी धारा के तहत एक आदेश के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर उचित रोक लगाने का अधिकार होगा। खिलाड़ियों की भागीदारी का मामला अक्सर पाकिस्तान के संबंध में आता है। नेक्स्ट टॉपिक, आयकर संशोधन अधिनियम 2025। ये मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है।
आयकर संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने 21 अगस्त 2025 को नोटिफाई कर दिया। तो 1 अगस्त 2026 से यह 1961 के आयकर कानून की जगह ले लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को सरल बनाने के लिए नया आयकर संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई थी। इसे संसद के द्वारा 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया। इसमें टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया आयकर अधिनियम 2025 में 1961 के कानून की धाराओं की संख्या 819 से घट करके 536 तथा अध्यायों की संख्या 47 से घट करके 23 कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट प्रावधान देख लेते हैं। नए अधिनियम में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर में परिवर्तित कर दिया गया है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी। पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। अगला, करदाता जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा। मूल विधेयक में यह प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट, जिनकी कर योग्य आय नहीं है वे बिना आईटीआर फाइल किए रिफंड का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर बाजार में नुकसान को अगले वर्षों में समायोजित कर सकेंगे। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा जैसे कार्यों को टैक्स से छूट मिलेगी। पहले ये सिर्फ धार्मिक कार्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा को टैक्स छूट मिलेगी। नेक्स्ट, क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी अघोषित संपत्ति के तहत गिना जाएगा। जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। कानून में टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को सुरक्षित करेगा और टैक्स प्रशासन को ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा। यह चार्टर टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करने के लिए साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन से संबंधित कटौतियाँ जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1/3 या 25,000 रुपये में से जो कम हो मिलेगा। पहले सीमा इसकी 1/3 या 15,000 रुपये थी। नेक्स्ट, डिजिटल प्रूफ अब मान्य है। नौकरी पेशा करदाता डिजिटल साक्ष्य दे सकेंगे। पहले दस्तावेज देना पड़ते थे। नेक्स्ट, असेसमेंट एआई आधारित होंगे। बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होंगे। जीएसटी फाइलिंग, आईटी रिटर्न की रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। कंपनियों को सीएसआर ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले ये मिलता था। कारोबार में फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग या संबंधित खर्च की छूट नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट है बैंक और एनबीएफसी को बैड डेट का 8.5% डिडक्शन मिलता था। अब एनबीएफसी के लिए यह 5% किया गया है, पर बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं है। टीडीएस प्रोविज़न में करदाता की मांग पर विभाग राहत दे सकेगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने पर 500 रुपये रोज़ पेनाल्टी लगेगी, जो पहले 10,000 से 1 लाख रुपये तक थी। नेक्स्ट, सर्च में जब्त संपत्ति के लिए करदाता मालिकाना हक साबित कर टैक्स भर देता है तो उसे संपत्ति समय सीमा में मिल सकेगी। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट, ऑडिट के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डिजिटल ऑडिट हो सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शहर से खेत को की दूरी को कैसे मापा जाए इसे लेकर स्पष्टता नहीं थी। अब ये स्पष्ट है। अब ये दूरी सड़क से नहीं बल्कि हवाई दूरी के आधार पर मापी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले हर दान का ऑडिट अनिवार्य होगा। 1 रुपया भी दान में मिला तो ऑडिट जरूरी होगा। नेक्स्ट है बिना बिक्री प्रॉपर्टी सालाना वैल्यू पर पहले टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है टैक्स चोरी पर 200% तक जुर्माना और 50 लाख से ज़्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। ये अधिनियम 22 अगस्त 2025 को कानून बना। लोकसभा ने 20 अगस्त को और राज्यसभा ने 21 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी। इसके प्रावधान क्या हैं? ऐसे सभी ऑनलाइन खेलों के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगेगी जिनमें पैसा लगाकर खेलना होता है।
अब टीवी या अन्य प्लेटफॉर्म पर इन खेलों के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। ऐसा अगर विज्ञापन दिखते हैं तो 2 वर्ष की कैद अथवा 50 लाख तक के जुर्माना या दोनों हो सकता है। नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना की बात की गई है। बार बार अपराध पर यह सज़ा 5 वर्ष तक की कैद और जो भारी जुर्माने में बदल जाएगी। ऑनलाइन मनी गेम से जुड़े वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध। बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे भुगतानों से रोका गया है। आईटी अधिनियम 2000 के तहत गैर कानूनी गेमिंग मंच तक पहुंच को रोकने के अधिकार के तहत ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करने वाले बैंकों पर भी कार्रवाई होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 के प्रावधान अधिनियम के तहत जांच पर लागू होंगे। कंपनियों और उनके अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जब तक कि वे यथोचित तथ्य से साबित न कर दें। स्वतंत्र निदेशकों या गैर कार्यकारी निदेशकों को संरक्षण जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यह कानून ई स्पोर्ट्स को देश में प्रतिस्पर्धी खेल के वैध रूप में तैयार करेगा। ई स्पोर्ट्स के विकास के लिए प्रशिक्षण अकादमियाँ, अनुसंधान केंद्र और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्थापित होंगे। केंद्र को ऑनलाइन सोशल गेम्स को मान्यता देने, वर्गीकृत करने और पंजीकृत करने का अधिकार होगा। अगला है कि हाल ही में WHO ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है और इसे नियंत्रण खोने, अन्य दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा करने और हानिकारक परियोजनाओं के बाद भी खेलने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सरकारी आंकड़ों की बात माने तो रियल मनी गेम्स के कारण भारतीयों को प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025। संसद ने 19 अगस्त 2025 को खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति ने 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। यह अधिनियम MMDR अधिनियम 1957 में बड़ा सुधार है और भारत के खनिज क्षेत्रों का रूपांतरित करता है। इसमें राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है, जब विदेशी परियोजनाओं को भी समर्थन देगा और इसकी निधि क्षमता बढ़ाने हेतु रॉयल्टी योगदान 2% से बढ़ाकर के 3% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ के लिए पट्टा धारकों को 10% और 30% तक क्षेत्र विस्तार की अनुमति दी गई है तथा वे बिना अतिरिक्त शुल्क मौजूदा पट्टों में इन खनिजों को जोड़ सकेंगे। कैप्टिव खनन में बिक्री पर लगी 50% की सीमा हटाकर खुले बाजार में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति दी गई है। पारदर्शी व्यापार के लिए खनिज विनिमय मंचों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। साथ ही शून्य अपशिष्ट और जिम्मेदार खनन पर जोर दिया गया है। यह अधिनियम आयात निर्भरता कम करेगा, आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। तो लोकसभा ने 19 अगस्त और राज्यसभा ने 20 अगस्त को भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर असम के गुवाहाटी में एक नए IIM की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक ये भी देख लीजिए कि ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन कर IIM गुवाहाटी को राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों की सूची में शामिल करता है। वर्तमान में देश में 21 IIM संचालित हैं और भारत सरकार जल्द ही दुबई में IIM कैंपस शुरू करेगा। अगला है फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका। ये 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत आए। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत को एक शांतिपूर्ण, मुक्त और समावेशी क्षेत्र बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस अवसर पर मोदी जी ने कहा कि फिजी की समुद्री सुरक्षा को सशक्त करने के लिए भारत प्रशिक्षण और उपकरण सहायता प्रदान करेगा। साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में भारत अपने अनुभव साझा करेगा। साथ ही दिल्ली में भारतीय उच्चायोग में एक रक्षा अताशे का भी पद सृजित किया गया है। एक नज़र देखते हैं समझौते पे। तो फिजी के सुआ में 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया है। HLL लाइफ लिमिटेड और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में
जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो और फिजी के DNTMS के बीच मानकीकरण पर हस्ताक्षर हुआ है समझौते पर। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान ये 19 अगस्त 2025 को शुरू हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। भारत की जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की यह एक ऐतिहासिक पहल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम माना गया है। इसका लक्ष्य 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। यह अभियान विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप जन केंद्रित और समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है। इसके 3 मूल दृष्टि और दर्शन हैं, जिसमें सेवा, संकल्प और समर्पण, इसी पर यह आधारित है। अगला इसमें है कि यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा रहा है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तरदायी और जनचालित शासन को सभी स्तरों पर बढ़ावा देना, गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं आयोजित कर राज्य से लेकर गांव स्तर तक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना है। जनजातीय समुदाय के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तैयार करना, जिसमें लक्ष्य, निवेश और स्थानीय रणनीतियां निर्धारित हों। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 550 जिलों में 20 लाख जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। इम्पॉर्टेंट अगला है, केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ। तो भारत का ये पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ और ये घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलता के बाद 21 अगस्त 2025 को की गई। 1.5 करोड़ व्यक्ति इसमें शामिल हुए, जिसमें 83.46 लाख परिवारों में सर्वेक्षण हुआ। 21.88 लाख डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्तियों की पहचान की गई। इन निरक्षर व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण व मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसकी सफलता दर 99.98% रही। इसमें हर आयु वर्ग की भागीदारी थी, यहाँ तक कि 104 वर्षीय प्रतिभागी MA अब्दुल्ला मौलवी बाकवी, इन्होंने भी प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, पंचायती राज और नगर निकायों के माध्यम से दिया गया। अब राज्य के नागरिक आसानी से ई-गवर्नेंस पोर्टल और आयुष्मान भारत, PM किसान जनधन योजना जैसी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं। केरल में डिजी केरल परियोजना की शुरुआत 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से की गई थी, जो सरकार की के स्मार्ट पहल से जुड़ी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा। तो ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे है, ये 4 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाले जो कॉरिडोर है उसमें ये बनाया जाएगा। भोपाल और जबलपुर के बीच 15,000 करोड़ रुपए से 255 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। ये जबलपुर में राज्य के सबसे लंबे 7 किलोमीटर सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज वाले फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया गया MP के CM के द्वारा। टाइगर कॉरिडोर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच अभ्यारण्यों को ये जोड़ेगा। नेक्स्ट है, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाले मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई में शामिल किया गया। इनमें 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित महाराष्ट्र का साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग व सिंधुदुर्ग किले हैं तथा तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। ये असाधारण किलेबंदी व सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं ये किले। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की पेरिस में 6 से 16 जुलाई 2025 को संपन्न 47वें सत्र में इसकी घोषणा हुई। अब भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या 44 हो गई है। मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को एक ही स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार 36 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में और 1 स्थल मिश्रित स्थल की श्रेणी में है। दुर्गों को आप एक बार फिर से देख लीजिए। रायगढ़ का किला रायगढ़ में है, राजगढ़ का किला पुणे में, शिवनेरी का किला पुणे में, प्रतापगढ़ का किला सतारा में, पन्हाला का कोल्हापुर में, विजयदुर्ग का सिंधुदुर्ग में, लोहगढ़ का पुणे में, साल्हेर का नासिक में, सिंधुदुर्ग का सिंधुदुर्ग में, सुवर्णदुर्ग का रत्नागिरी में, खांडेरी का किला रायगढ़ में
और जिंजी का किला विल्लुपुर में है। नेक्स्ट है बैरबी सैरंग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेल नक्शे से जुड़ा। 13 सितंबर 2025 को मिजोरम के बैरबी सैरंग रेल लाइन राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गया है। इसमें कुल 48 सुरंगें हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना है। यह नई लाइन आइजोल को असम के सिलचर और वहाँ से पूरे देश से जोड़ेगी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। 9वें संस्करण का यह पुरस्कार कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें की थीम पर केंद्रित था। 2016 में 73 शहरी स्थानीय निकायों से शुरू यह पुरस्कार अब 4500 से अधिक शहरों को 2024-25 के वर्ष में कवर करता है। इन पुरस्कारों के तहत कुल 78 पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए। पहली श्रेणी है सुपर स्वच्छ लीग शहर, जिसमें जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियों को में विशेष स्वच्छता वाले शहरों के लिए यह श्रेणी है। इस वर्ष पहली बार ही यह प्रारंभ की गई है सुपर स्वच्छ लीग शहर। दूसरे पे है स्वच्छ शहर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, जनसंख्या के आधार पर यह भी 5 श्रेणियों में बटी है। तीसरे पे है विशेष श्रेणी जो कि गंगा शहर कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा और महाकुंभ जैसे विषय पर आधारित है। और चौथी है राज्य स्तरीय पुरस्कार। इसमें प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों का एक एक होनहार स्वच्छ शहर मिनिस्ट्रियल पुरस्कार दिया जाता है। सुपर स्वच्छ लीग शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले पे है इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई है। लगातार 8वीं बार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर और इस वर्ष नई श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। 3 से 10 लाख जनसंख्या में पहले पे नोएडा है, चंडीगढ़ व मैसूर को दिया गया है दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः। 50 से 3 लाख वाली जनसंख्या श्रेणी में पहले स्थान पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है, दूसरे पे और माफ़ कीजिएगा 20,000 और 50,000 की जनसंख्या में पहला वीटा है और 20,000 से कम जनसंख्या पे पहले स्थान पे पंचगनी है। ये सुपर स्वच्छ लीग शहरों की श्रेणी है। स्वच्छ शहर श्रेणी के पुरस्कार में भी 5 श्रेणियां हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जनसंख्या शहरों में पहले स्थान पे अहमदाबाद है, दूसरे पे भोपाल और तीसरे पे लखनऊ को पुरस्कार मिला है। 3 लाख से 10 लाख में पहले स्थान पे मीरा भयंदर है। मध्य प्रदेश के देवास को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या में पहला स्थान मिला है। गोवा के पणजी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या में पहला स्थान मिला है और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान आंध्र प्रदेश के चिकीटी को मिला है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के शाहगंज को मिला है 20,000 से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में। विशेष श्रेणी के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को मिला है, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार सिकंदराबाद छावनी को और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का पुरस्कार ग्रेटर विशाखापट्टनम, जबलपुर व गोरखपुर को दिया गया है। महाकुंभ के दौरान बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व मेला अधिकारी तथा प्रयागराज नगर निगम को भी विशेष पुरस्कार दिया गया है। होनहार स्वच्छ शहरों की चौथी श्रेणी में एक एक शहर को चुना गया है। इनमें पटना को, रायपुर को, सोनीपत, झारखंड के बुंदू को, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भटिंडा, जयपुर ग्रेटर, याद रखिए उत्तर प्रदेश के आगरा को इसमें दिया गया है। अवार्ड प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार में श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार को पहला पुरस्कार दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त 2025 को भारत आते हैं और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर होता है और देश अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और फिलीपींस के बीच में 9 समझौते हुए हैं। इनमें
एक ये है कि भारत सरकार और फिलीपीन सरकार के बीच सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि हुई है और 2025 से 28 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर कार्यक्रम होगा और इसी प्रकार 25 से 28 के बीच में पर्यटन सहयोग पर भी कार्यक्रम क्रियान्वयन की बात की गई है। 5 अगस्त 2025 को पीएम मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया और भारत और फिलीपींस के राष्ट्रीय पुष्पों का डाक टिकटों में क्रमशः कमल और सपागुइता को प्रदर्शित किया गया है। फिलीपींस भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है और एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत फिलीपींस में सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए पायलट परियोजना पर समर्थन प्रदान करेगा। फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFCIOR में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। फिलीपींस नागरिकों के लिए 1 वर्ष के लिए अगस्त 2025 से मुक्त पर्यटक वीज़ा सुविधा का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण। तो इसरो और नासा के द्वारा निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया। यह GSLV S16 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mark II से प्रक्षेपित किया गया है और इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के बाद ये 743 किलोमीटर ऊंचाई पर इस उपग्रह को सूर्यतुल्य कालिक कक्षा में स्थापित किया गया। निसार एक वेधशाला है जो नासा के द्वारा निर्मित L बैंड रडार को इसरो के द्वारा निर्मित S बैंड रडार के साथ जोड़ता है। यह उपग्रह किसी भी मौसम में और दिन रात 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। यह भूस्खलन का पता लगाने, आपदा प्रबंधन में मदद करने और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने में भी सक्षम है। उपग्रह से हिमालय और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में होने वाले बदलाव, पर्वतों की स्थिति या स्थान में बदलाव और हिमनद की गतिविधियों सहित मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है इसमें। इस मिशन की अवधि नासा के लिए 3 वर्ष और इसरो के लिए 5 वर्ष तक है। नेक्स्ट टॉपिक, कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। इस 1 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। यह पहल भारत की समुद्री डीकार्बनाइजेशन और हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मात्र 4 महीने में निर्मित यह संयंत्र मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ ही यह सुविधा भारत की नेट जीरो यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तरीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट, गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत। तो गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा देना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके तहत गुजरात के 17 जिलों से 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी और एक व्यापक डेटा बेस तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी वंशानुगत बीमारियों का जल्दी पता लगाने और बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। साथ ही यह प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के संकेतों की पहचान करने में भी सहायता देगा। अगला पॉइंट, देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक यानी श्रेष्ठ लॉन्च किया है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन
और सुदृढ़ीकरण करना है। ये कार्यक्रम भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि देश के हर नागरिक स्थान की परवाह किए बिना को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिले। भारत का औषधि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के कारण इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। टीकों के लिए भारत को WHO ML3 स्टेटस मिलने जैसी पिछली सफलताओं ने दवा विनियमन में भी ऐसे ही सुधारों के लिए आधार तैयार किया गया है। श्रेष्ठ का जो है वो राज्यों के लिए एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत राज्यों के दवा नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन का बेंचमार्क तैयार किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDS को श्रेष्ठ की निगरानी करेगा। राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, ये 5 थीम्स के तहत 27 सूचकांकों पर मूल्यांकन देगा। और दूसरा है मुख्यतः वितरण वाले राज्य शासित प्रदेश, ये समान मानकों पर 23 सूचकांक पर मूल्यांकन करेगा। डेटा सबमिशन व रैंकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य हर माह की 25 तारीख तक डेटा जमा करेंगे और अगले माह की 1 तारीख को मैट्रिक्स पर स्कोर तैयार होगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन। ये 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। यह नागपुर से पुणे तक लगभग 12 घंटे का सफ़र इसने तय किया है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण। 7 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ने यह परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में औसतन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई। इसमें 354 वैगन थे और 7 इंजन लगे थे। इस ट्रेन की संरचना नवीन कपलिंग तकनीक और सटीक इंजन प्लेसमेंट से संभव हुई ताकि पूरे ट्रेन में समान ट्रैक्शन और ब्रेकिंग पावर मिले। नेक्स्ट है भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB में भारत के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। DBT BIRAC के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के समर्थन से पशु स्टेम कोशिकाओं और उनके व्युत्पन्नों की बायो बैंकिंग को सक्षम करने के लिए सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इसमें अगला है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की औषधि पौधों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उनके लाभों के बारे में ज्ञान के प्रसार की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम बढ़ाया गया है। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में 2 महत्वपूर्ण समझौते 4 अगस्त 2025 को किए। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न केवल दुर्लभ औषधि प्रजातियों का संरक्षण करना बल्कि स्वास्थ्य सेवा में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता भी बढ़ाना है। पहला समझौता राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और पुणे स्थित ईशवेद बायोप्लांट वेंचर के बीच हुआ। यह समझौता दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय औषधि पौधों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया गया है। यह पहल आयुष क्षेत्र के लिए आवश्यक पौधों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। दूसरा समझौता एक त्रिपक्षीय MOU है जिसे NMPB, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। इस प्रमुख पहल में एम्स परिसर में राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करने की बात की गई है। ये समझौते प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। नेक्स्ट, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश। भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को जुलाई 2025 में शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका उद्देश्य क्या है?
तो एआई जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। डब्ल्यूएचओ ने भारत के प्रयासों की सराहना की और इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। टीकेडीएल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और ज्ञान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों की मदद से संरक्षित और व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य इस ज्ञान को अधिक सुलभ और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी बनाना है ताकि पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किया जा सके। डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये डब्ल्यूएचओ ने की है। इसमें भारत के योगदान की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है और इस रिपोर्ट में भारत के एआई आधारित अनुप्रयोगों जैसे नाड़ी प्रशिक्षण, जिह्वा विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। एक प्रमुख क्षेत्र में आयुर्जेनोमिक्स, जो आयुर्वेद और जेनोमिक्स को जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देता है, साथ ही हर्बल दवाओं के नए उपयोग खोजने में भी एआई का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई फॉर ऑल की सोच के तहत एआई को सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की है। 2023 में आयोजित GPAI शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत के इस दृष्टिकोण को साझा किया है। नेक्स्ट, 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025। भारत के एशियाई शेरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 10 अगस्त 2025 को जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार शेरों की आबादी 2020 से 2025 के बीच 674 से बढ़कर 891 हो गई, जिसमें 32% की वृद्धि दर्शाई गई है। शेरों की वयस्क मादाओं की संख्या 260 से बढ़कर 26.9% बढ़कर 330 पर आ गई है। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में नई उपग्रह आबादी शामिल है। उपग्रह आबादी में कुल 497 शेर 9 जगहों पर पाए गए हैं। गुजरात के आमरेली जिले में शेरों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई, जहां 82 वयस्क, 117 वयस्क मादा और 79 शावक हैं। शेरों की आबादी में 100% सर्वाधिक वृद्धि मिटियाला अभ्यारण्य और आसपास क्षेत्रों में देखी गई है। इसी के साथ गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य में -4% और भावनगर तट में -12% शेरों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग 3 से 5 सितंबर 2025 को भारत की यात्रा पर रहे और दोनों देशों के बीच आर्किटेक्चर, हरित शिपिंग, कौशल विकास, शहरी जल प्रबंधन में सहयोग से संबंधित कई समझौते हुए। व्यापार को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर भी निर्णय हुआ। दोनों देशों के समझौते के तहत चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात की गई। इसके अलावा यूपीआई और पेनाउ कनेक्टिविटी का दायरा भी बढ़ाया गया। इसमें अब 13 भारतीय बैंक जुड़ गए हैं। मौजूदा भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री ने वोंग के साथ JN पोर्ट PSA टर्मिनल के दूसरे चरण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे टर्मिनल की कुल कंटेनर संभालने की क्षमता 48 लाख TEU हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हम इस साल अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदार है। दोनों देशों ने हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौता भी किया है। इससे हरित ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल पोर्ट मंजूरी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने नागरिक उड्डयन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जलडमरू मध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया। यह जलडमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय घटनासार अर्धवार्षिकी 2026 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और संक्षिप्तकियाँ भी प्राप्त होंगी। धन्यवाद।